हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष वाजपेयी। स्वागत है आप सभी का माई क्लासरूम के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्लास 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के केमिस्ट्री पोर्शन को। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ 2020-21 क्लास 6 एनएसओ सीरीज, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस के बारे में जो कि यहाँ पर गिवन है। तो गाइडलाइंस क्या रहेंगे अपने पास में कि दैट यू विल गेट 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। ठीक है ना, आपके पास में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अपनी ओएमआर शीट को फिल करने के लिए, जिसमें आप अपना नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी अपनी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं और ओएमआर शीट पर आपको प्रॉपरली ये फिल करना रहेगा। ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर आपको 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के मिलने वाले हैं। 35 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और थर्ड है अपने पास में अचीवर सेक्शंस, 5 क्वेश्चंस रहेंगे अचीवर सेक्शंस के अंदर। ठीक है ना। तो अचीवर सेक्शंस में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, लिखा हुआ है अचीवर सेक्शंस कैरीज 3 मार्क्स, वेयर एज ऑल अदर क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क ईच। बाकी सारे क्वेश्चंस क्या रहेंगे, 1 मार्क के ही रहेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। आपको देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड। और जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है अपने पास में, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो क्या बता रहे हैं कि देयर इज ओनली 1 करेक्ट आंसर। वहां पर केवल एक ही करेक्ट आंसर है। आप किसी एक क्वेश्चन के लिए एक से ज्यादा आंसर सिलेक्ट नहीं कर सकते और मार्कशीट पे फिल नहीं कर सकते, आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग 2020-21 एनएसओ प्रीवियस ईयर पेपर में अपने केमिस्ट्री के पोर्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। एक बार प्रॉपरली पढ़ लेते हैं। क्लास 6 की या क्लास 8 या जूनियर क्लासेस की जो भी अपने पास में ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं मिलने वाला है आपको। बट यही रहेगा कि आपको प्रॉपरली वो क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर केवल लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन रहेगा एनएसओ के रिगार्डिंग, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको प्रॉपरली पढ़ना है। ठीक है। तो मैच द कॉलम 1 method of separation with the column 2 properties of the components and select the correct option from the given codes। ठीक है ना। ये sorting and separation of materials से related question है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो देखना है हम लोगों को, तो जो सबसे आसानी से दिखाई दे रही है बात, वो देखिए क्या है। क्यू नंबर पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यू में सीविंग। तो सीविंग हमें पता है किस पर डिपेंडेंस करेगी, साइज ऑफ पार्टिकल। तो उसका जो मेन प्रिंसिपल है सीविंग का, वो क्या है कि ऐसे दो पार्टिकल जिनके साइज के बीच में डिफरेंस है, उनको हम इजिली सीविंग के प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो क्यू को जो है हम मैच कराने वाले हैं थर्ड से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू को मैच कराएंगे थर्ड से। उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है आर, विनोइंग। विनोइंग क्या रहेगा, विनोइंग हमें पता है कि हवा से मतलब एयर स्ट्रीम से क्या हो जाएगा, जो हल्के पार्टिकल होंगे वो दूर चले जाएंगे, जो भारी पार्टिकल होंगे वो पास में रहेंगे। ऐसा आप लोगों ने कई बुक्स में पिक्स देखी होंगी, या आपने कभी खेतों में होते हुए काम को देखा होगा अगर जो, तो उसमें देखा है आपने कि इस तरीके से मास ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ पार्टिकल को हम लोग यूज करते हैं दो पर्टिकुलर सब्सटेंस को सेपरेट आउट करने के लिए। तो विनोइंग यानी आर को हम लोग मिलाने वाले हैं क्या, सेकेंड से। ठीक है ना। तो क्यू थर्ड एंड आर को मैच कराना है सेकेंड से। यहाँ पर देखिए क्यू को थर्ड से मैच कराया गया है इन दो जगहों पर, और आर को सेकेंड से मैच कराया गया है इन दो जगहों में, ऑप्शन बी में। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि सेपरेटिंग फनल एंड सेडिमेंटेशन के लिए। ठीक है ना। तो सेपरेटिंग फनल में मिसिबिलिटी ही अपना फैक्टर है। ठीक है ना। तो सेपरेटिंग फनल कुछ इस तरीके की सेपरेटिंग फनल्स होती हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों ने फिगर देखा होगा अपने उसमें, यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगा रहता है। ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं कि जो सोल्यूशन भरते हैं उसमें जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और इमिसिबल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। और इस तरीके से हम इसको नीचे किसी भी बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मिसिबिलिटी पर ही डिपेंडेंट है, मतलब एस जो है वो करेक्टली मैच्ड है फोर्थ से। एस को मैच कराना है किससे, फोर्थ से। और लास्ट बचता है सेडिमेंटेशन विच आल्सो मैच विद सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। तो पी जो है वो फर्स्ट से मैच किया जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे देखिए पहले P यानी सेडिमेंटेशन को फर्स्ट से मैच कराया गया है, एंड सीविंग को हम लोगों ने थर्ड से मैच कराया है, विनोइंग को सेकंड से मैच करा दिया है, और लास्ट है सेपरेटिंग फनल, उसको फोर्थ यानी मिसिबिलिटी से मैच कराया है, एंड हेंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द गिवन फिगर, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना रहेगा। द गिवन फिगर शोज द हीटिंग कर्व ऑफ ए सब्सटेंस, स्ट्रेट पार्ट्स ए बी एंड सी डी ऑफ द कर्व शोज दैट। तो यहाँ पर ये जो पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है ए बी और सी डी, तो इस कर्व को एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए बेटा। इस कर्व में एक्स एक्सिस पर जो रखा गया है टेम्परेचर, और सॉरी एक्स एक्सिस पर ये है अपना एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर रखा गया है क्या, टाइम को, और वाई एक्सिस पर रखा गया है किसको, टेम्परेचर को। ठीक है ना, तो टाइम के साथ में टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। टेम्परेचर यहाँ -40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस शो किया गया है, टेम्परेचर ऊपर जाने पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस अकर हो रहा है, किसी एक सब्सटेंस को हम लोग हीट कर रहे हैं। उस सब्सटेंस को हीट करने पर हमने ये देखा कि टेम्परेचर यहाँ से यानी -40 डिग्री सेल्सियस से एक लिमिट तक तो बढ़ा, एक लिमिट तक बढ़ने के बाद वो ए से बी तक में टेम्परेचर क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अपने पास में है चेंजेस अराउंड अस से लेकर के क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा। तो चेंजेस अराउंड अस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि जो चेंज यहाँ पर आ रहा है वो अपने आप में क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है ना, -40 डिग्री सेल्सियस पर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उसको हीट करने पर वो धीरे धीरे करके -40 से 0 और 0 से ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक लिमिट तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कब तक, जब तक हम टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब तक फिजिकल स्टेट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। आपको याद होगा बेटा, इसको हम लोग अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है ना, जिस टाइम पर हम लोग एनर्जी तो दे रहे हैं, मतलब हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, बट सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। सब्सटेंस का टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट से नेक्स्ट फिजिकल स्टेट में नहीं चला जाता, मतलब सॉलिड से जब तक वो कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये जो पोर्शन है ये इस फ्यूजन पोर्शन को दिखा रहा है, फ्यूजन या मेल्टिंग के पार्ट को शो कर रहा है कि यहाँ पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक टाइम पड़ रहा है, हम एनर्जी दे रहे हैं, बट टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। क्या कांस्टेंट हो गया है, टेम्परेचर। मतलब ये जो फेस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, फिर हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, बेसिकली यहाँ पर वाटर के लिए बात करी जा सकती है। ठीक है ना, तो सी से डी तक जाने पर फिर से क्या हो गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पहले तो हम लोगों ने बात करी थी मेल्टिंग की, और सी और डी के बीच में हम बात कर रहे हैं किसके लिए, बॉइलिंग के लिए। ठीक है, तो अभी पढ़ लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। नो हीटिंग इज डन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, द गिवन फिगर शोज द हीटिंग कर्व ऑफ ए सब्सटेंस, स्ट्रेट पार्ट्स ए बी एंड CD of the curve shows that no heating is done during this period. Heat energy is used to overcome the forces of attraction between the particles. Thermometer showed error during this period. Last है energy of particle of the substance is 0 during this period. तो ये incorrect statement है। इस टाइम पर एनर्जी तो बढ़ रही है, बट वो एनर्जी लेटेंट हीट के तौर पर जा रही है, मतलब वो एनर्जी क्या कर रही है, सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज कर रही है। अगर हम फिजिकल स्टेट के रिगार्डिंग पढ़ें तो हम पढ़ते हैं कि सॉलिड में अंदर एनर्जी सबसे कम होती है, उसके पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन से। ठीक है ना, लिक्विड में पार्टिकल अपने लिमिट तक फ्लो कर सकते हैं, और गैस का पार्टिकल इजिली कहीं भी फ्लो कर सकता है। मतलब गैसियस सब्सटेंस में एनर्जी सबसे ज्यादा है, लिक्विड की एनर्जी गैस के कंपेरिजन में कम है, और सॉलिड की एनर्जी और ही कम है। तो जहां पर चेंज आ रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो वहां पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि एनर्जी 0 है या एनर्जी चेंज नहीं हुई, बट वो टेम्परेचर नहीं बदला। वहां पर टेम्परेचर की जगह क्या चेंजमेंट आ रहा है, फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। तो नो हीटिंग इज डन ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ऐसा भी नहीं है, हीट प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, थर्मामीटर शोड सम एरर ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हम लोग देखते हैं, हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें पता होगा कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिक्विड। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम है।
ठीक, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम है और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम होता है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में यानी ए टू बी जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेल्टिंग का प्रोसेस है, मेल्टिंग का फेज चल रहा है, और सी टू डी यहाँ पर हो रहा है क्या, बॉइलिंग का फिनोमेना अकर हो रहा है, ठीक है। उस टाइम पर जो हम लोग हीट दे रहे हैं, जो हम लोग बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, वो क्या कर रही है, इनके अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करने का काम कर रही है या कम करने का काम कर रही है, एंड हेंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिस्टेड हेयर, ठीक है ना। तो ये सॉर्टिंग एंड सेपरेशन ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन लिया गया है। ए फ्यू कैरेक्टर आर लिस्टेड हेयर, गुड कंडक्टर, लस्ट्रस, इंसुलेटर्स। तो गुड कंडक्टर में पता है क्या होते हैं, जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मेटल या नॉन मेटल में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है अपने पास में जैसे कि ग्रेफाइट। और लस्ट्रस, लस्ट्रस में से इनकी जो लेयर रहेगी वो क्या रहेगी, थोड़ी सी शाइनी लेयर रहेगी, तो वो मेटल का ही अपना एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। नॉन मेटल जनरली शाइनी लेयर नहीं शो करते हैं, फिर भी वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं आयोडीन की और ग्रेफाइट की, ठीक है ना। इंसुलेटर्स हैं, ठीक है ना। तो इंसुलेटर तो किसकी प्रॉपर्टी हो गई, नॉन मेटल की। ट्रांसपेरेंट, तो मेटल कोई भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी वाली, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कैरेक्टरिस्टिक जनरली शोन बाय मेटल, तो यहाँ पर हम लोग मेटल के लिए सर्च कर रहे हैं। तो गुड कंडक्टर ये मेटल की प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है, सॉलिड ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है। अपने पास में मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा, बाकी सभी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फेस में ही प्रेजेंट होते हैं, एंड हेंस ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली, ठीक है ना। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। द कैरेक्टरिस्टिक जनरली शोन बाय मेटल आर, तो ठीक है, फर्स्ट है मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, थर्ड लस्ट्रस होगा, फोर्थ सॉलिड होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मृति ए क्लास 6 स्टूडेंट हैज क्लासिफाइड ए फ्यू सब्सटेंस एज शोन इन द टेबल, ठीक है। तो सबसे पहला है अपने पास में मेटल प्लेट जो कि है ओपेक, तो ये करेक्टली क्लासिफाइड किया गया है, करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास एक्चुअली कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो यहाँ पर क्या दिया है, ट्रांसल्यूसेंट, विच इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्या है, मुस्लिम क्लास, मुस्लिम क्लास अपने पास में कैसा होना चाहिए, ट्रांसल्यूसेंट, उसमें पार्शियली लाइट जो है उसके पार चली जाएगी, ठीक है ना, उसके थ्रू पास कर सकती है। बट यहाँ पर क्या दिया गया है, ओपेक, बट यहाँ पर आंसर होना क्या चाहिए था, डेट विल बी ट्रांसल्यूसेंट, तो ये भी इनकरेक्टली मैच्ड है। ड्रेसिंग मिरर जो कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट हम नहीं बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसके पीछे एक लेयर रहती है जो लाइट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। क्योंकि अगर जो ट्रांसपेरेंट होगा तो हम उसमें अपना फेस नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ड्रेसिंग मिरर ट्रांसपेरेंट ये भी इनकरेक्टली मैच्ड एंड हेंस ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो कि क्या है, इनकरेक्टली क्लासिफाइड है, एंड हेंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस x इज -10 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि बात करी गई है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस x की, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस x की बात कब करी जाएगी, जब हम x के सॉलिड फेस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब -10 डिग्री सेल्सियस पर वो सब्सटेंस अपने सॉलिड फेस में गिवन है, और -10 डिग्री सेल्सियस पर ही जब हम उसको हीट देंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस पर ही लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द फेस ट्रांजिशन टेम्परेचर विल बी रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर उस टाइम पर कांस्टेंट रहेगा। बट क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के लिए बोला गया है, तो मतलब इस कंडीशन में एक्स जो है वो अपनी सॉलिड फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 115 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि 115 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक्स अपनी लिक्विड फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स की लिक्विड फेस रिप्रेजेंट करी गई है। अब करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा था फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पार्टिकल्स ऑफ एक्स। तो पार्टिकल ऑफ एक्स में इनकरेक्ट उसके रिगार्डिंग क्या बात करी गई है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ऑप्शन ए पढ़ते हैं, पार्टिकल्स ऑफ एक्स हैव मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्सेज एट -20 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो देख लेते हैं कि -20 डिग्री सेल्सियस के बेसिस पर इस पर्टिकुलर
स्टेटमेंट के बेसिस पर -20 डिग्री सेल्सियस पर उस एक्स की फिजिकल स्टेट क्या रही होगी, तो -10 डिग्री सेल्सियस जो कि उसका क्या है मेल्टिंग पॉइंट, यानी -10 पर वो सॉलिड है, तो उसके पीछे जो टेम्परेचर है, कम जो टेम्परेचर है -20, उस पर ऑब्वियसली वो क्या रहा होगा, सॉलिड फेस में प्रेजेंट रहा होगा। तो यहाँ पर -20 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होनी चाहिए, सॉलिड। और ये जो स्टेटमेंट है पार्टिकल ऑफ एक्स हैव मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्सेस, तो ये स्टेटमेंट भी सॉलिड फेस की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि हमको क्या सर्च करना है यहाँ पर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, पार्टिकल ऑफ एक्स हैव मैक्सिमम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो मैक्सिमम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये गैसियस फेस की बात कर रहे हैं। कौन से फेस की बात कर रहे हैं, गैसियस फेस की बात कर रहे हैं, और वो भी कहां पर, एट 105 डिग्री सेल्सियस। तो 105 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से देखिए दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट इसका है 115 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉइलिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पर ये लिक्विड फेज से वेपर फेस में जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 115 जब बॉइलिंग पॉइंट है, तो 105 पर वो अपने लिक्विड फेस में प्रेजेंट रहेगा। कौन से फेस में प्रेजेंट रहेगा, लिक्विड फेस में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो दोनों चीजें हैं, ये मैच नहीं कर रही हैं, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और क्योंकि यहां पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पॉइंट आउट करना था, एंड हेंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई पी, क्यू, आर एंड एस। पी के लिए क्या दिया है, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। क्या दिया है, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। क्यू है अंडरगो सब्लिमेशन। आर है हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। एंड एस है डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को अपने क्वेश्चन को जल्दी भी फिनिश करना रहता है एनएसओ के एग्जाम्स के लिए, ताकि केमिस्ट्री के पोर्शन में ज्यादा टाइम ना किल करके लॉजिकल रीजनिंग और अदर टॉपिक्स में हम लोग ज्यादा टाइम दे सके, ठीक है ना। डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, गैस, ठीक है। तो यहां से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। एस के तौर पर यहाँ पर दिया गया है मिल्क, और लास्ट में भी दिया गया है मिल्क। तो ये ए और बी की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे, ए और डी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बी और सी में से ऑक्सीजन और एयर दोनों ही गैसियस फेज की बात करी गई है, गैस हो सकती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, अंडरगो सब्लिमेशन। तो अंडरगो सब्लिमेशन में लोगों ने देखा था क्या होती है, नेफ्थलीन है, एंथ्राजीन है, आयोडीन है, ड्राई CO2 है, ठीक है ना। तो उनमें से यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है या कैम्फर है, तो उनमें से यहाँ पर क्या दिया गया है, नेफ्थलीन बॉल्स दी गई है। नेफ्थलीन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है ना। तो क्यू जो है वो होगा नेफ्थलीन, ठीक है, और एस जो है वो हो गया अपने पास में एयर। तो अब एक बार बात कर लेते हैं आर के। आर क्या है, हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, जो कि बात किसके बारे में करी जा रही है, लिक्विड। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो भी क्या है, मिल्क, जो क्या है, लिक्विड, ठीक है। अंडरगो सब्लिमेशन, अंडरगो सब्लिमेशन के अकॉर्डिंग ही तो हमने इसको पहचाना था, विच इज नेफ्थलीन। हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जो कि यहाँ पर बात करी जा रही है किसकी, सॉलिड की। तो यहाँ पर सॉलिड के एग्जांपल के तौर पर क्या दिया हुआ है, ब्रिक। तो ब्रिक, नेफ्थलीन, मिल्क एंड एयर, हेंस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है, रमा kept a glass of cold water on the table. After some time she noticed water droplets on the outer surface of the glass. Where did this water come from? ठीक है ना। तो ये जो पानी यहाँ पर आ जाता है ग्लास के बाहर, वो कैसे आ जाता है, तो ये हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा है, कंडेंसेशन का फिनोमिना होता है। तो कंडेंसेशन एक्चुअली क्या है कि गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है ना, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, गैसियस फेज से लिक्विड फेज में चले जाना, ये पर्टिकुलर प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात क्या करी गई है, कोल्ड वाटर की। तो कोल्ड वाटर मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, रूम टेम्परेचर से काफी कम रहेगा। इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, जो भी
मॉइस्चर अपने पास में ह्यूमिडिटी के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ह्यूमिडिटी जो भी रहेगी उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, उस मॉइस्चर कंटेंट क्या करेगा, उस ग्लास की वॉल के कांटेक्ट में आते ही उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर डाउन हो जाने से कंडेंसेशन होगा, तो गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है जो गैसियस फेस में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, एंड हेंस ऑप्शन सी हम देखते हैं, इट केम फ्रॉम द एयर, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट ट्रू फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ठीक है ना। तो द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर, द प्रोसेस ऑफ pouring out liquid into another container without disturbing the sediment is called decantation। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये हम लोगों ने देखा था, सॉर्टिंग एंड सेपरेशन ऑफ मेटल से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस मेल्ट एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, तो ये इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट है, इसके लिए यहाँ पर एफ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस हमेशा एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर बॉयल या मेल्ट होते हैं, और वो रेंज ऑफ टेम्परेचर डिपेंड करती है कि इम्प्योरिटी कंटेंट कितना ज्यादा या कम है, ठीक है ना। तो जो ये मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्योर सब्सटेंस के क्राइटेरिया है। किसी सब्सटेंस में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि सब्सटेंस इम्प्योर है या प्योर, तो उसको मेल्ट या बॉयल करके देखने में पता चलता है कि अगर एक फिक्स एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है तो मतलब वो सब्सटेंस प्योर है। और प्योर की कैटेगरी में आप लोगों को पता होगा हम लोग रखते हैं किसको, कंपाउंड एंड एलिमेंट्स, ठीक है ना। और इसके अलावा बाकी सब किसमें जा रहे हैं, मिक्सचर, जो कि इम्प्योर सब्सटेंस है वो क्या होंगे, मिक्सचर जिनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, मेथड इन विच द मिक्सचर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स इज रोटेटेड एट ए हाई स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मेथड इन विच द मिक्सचर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड पार्टिकल रोटेटेड एट ए हाई स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग सेपरेशन टेक्निक के तौर पर यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पर डेंसिटी में डिफरेंस होता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सुखाने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, तो वो भी यहाँ पर क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन का ही प्रोसेस यूज करते हैं, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है। नेक्स्ट लास्ट है कि अपने पास में फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए सॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड। जब बात करी जा रही है सॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड की, तो सॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला क्या दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट है अपने पास में ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू और फिर फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा, ए मेटेलिक पीस एक्स इज ड्रॉप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आफ्टर सम टाइम द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। तो यहाँ पर बेटा ये चेंज अराउंड अस, चेंजेस अराउंड अस से पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ चेंज अराउंड अस में हम लोग बात करते हैं ना, फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज तो होगा, तो यहाँ पर एक केमिकल चेंज है, उसमें क्या हो रहा है, मेटल एक्स है, तो ये मेटल एक्स बेसिकली होना चाहिए आयरन, क्योंकि ये रीजन दिया जा रहा है ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, CuSO4, ठीक है ना, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देख लो बेटा फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो, आपको इक्वेशन अच्छे से दिखाई देनी चाहिए। आयरन, ठीक है ना, आयरन क्या रहेगा, पहले सॉलिड फेस में रहेगा, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन रहेगा जो कि ब्लू कलर का होगा, ठीक है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस आयरन कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है ना। तो आयरन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को क्या करेगा, सेपरेट आउट करेगा, ठीक है, और रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पर आयरन सल्फेट का जो सोल्यूशन बनेगा वो एक्वस सोल्यूशन क्या रहेगा, ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा, जो कि फेरस सल्फेट सोल्यूशन का कलर कैसा रहता है, ग्रीन, और ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का कॉपर जो है सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग गिवन ऑप्शन में देखते हैं मेटल एक्स एंड चेंज विच अकर्ड आर रिस्पेक्टिवली, तो मेटल एक्स को होना चाहिए यहाँ पर क्या, आयरन, और ये जो पर्टिकुलर चेंज है ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन रहा है और कॉपर क्या हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है।
अब नेक्स्ट बात है कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो सिंपल सी बात है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस कर रहा है। तो अगर आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन के रिवर्स प्रोसेस में आने की पॉसिबिलिटी नहीं बचती, क्योंकि अगर आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसका मतलब कॉपर जो है आयरन को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर सकता है। हेंस एक्स क्या है, मेटल एक्स है, आयरन चेंज कैसा है, केमिकल चेंज, और वो केमिकल चेंज कैसा है, इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, एंड हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम लोग अपने अचीवर सेक्शन की तरफ। अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन है चेंज अराउंड अस से क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर चेंजेस देखो, फिर से वही बात है कि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो है लैंग्वेज को अपने को ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, सिंपल क्वेश्चन है, बट उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छे से हम लोगों को एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है उसका। तो चेंज, अगर चेंज हो रहा है तो बात कर रहे हैं इज इट ए फिजिकल चेंज, ठीक। अगर बात कर रहे हैं कि नहीं फिजिकल चेंज नहीं है, नो पर जाते तो मतलब फिजिकल चेंज नहीं है, तो कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है क्या, केमिकल चेंज। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं केमिकल चेंज, ठीक है ना। अब यहाँ पर केमिकल चेंज आया, केमिकल चेंज के बाद में उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे, इज इट ए डिजायरेबल चेंज, यस तो वो होगा एस। अगर कोई डिजायरेबल केमिकल चेंज हो रहा है तो मतलब क्या बन रहा है एस, और अगर कोई डिजायरेबल केमिकल चेंज नहीं है, अनडिजायरेबल केमिकल चेंज है, तो उसके लिए हम लोगों को बोल देना है नो, और वो क्या हो जाएगा, पी के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पी और एस को चेक कर लेते हैं। तो पी और एस को चेक करने के लिए जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज नहीं है तो मतलब केमिकल चेंज है, और ऐसे केमिकल चेंज को हमें सर्च करना है जो कि डिजायरेबल केमिकल चेंज होना चाहिए। तो एस असल में क्या होगा, एक केमिकल चेंज से बनने वाली चीज रहेगी, ठीक है ना। तो एस को पढ़ते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है ना। इवेपोरेशन, ये तो एक फिजिकल चेंज है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये भी एक केमिकल चेंज है। इवेपोरेशन ये फर्दर क्या है, फिजिकल चेंज आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पॉइलेज ऑफ फूड और कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यही दो केमिकल चेंज है। मतलब अपने पास में अब पॉसिबिलिटी किसकी बचती है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की ही पॉसिबिलिटी बचती है, क्योंकि इवेपोरेशन और यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट वाले में भी क्या दिया गया है, इवेपोरेशन, दोनों ही क्या है, फिजिकल चेंज है, और फिजिकल चेंज नहीं होने चाहिए। एस जो है वो क्या है, केमिकल चेंज है। अब ये कैसा केमिकल चेंज है, ये डिजायरेबल केमिकल चेंज है, यस तो एस आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर वो अनडिजायरेबल केमिकल चेंज होता तो हम बात करते हैं नो की, और उसको पी में लेकर के जाते। तो एस हमको ये पता है कि जो भी है वो एक डिजायरेबल केमिकल चेंज है। तो ऑब्वियसली बात हम समझ सकते हैं, क्या स्पॉइलेज ऑफ फूड, क्या ये डिजायरेबल केमिकल चेंज होगा, नहीं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, क्या है अपने पास में, क्या है, डिजायरेबल केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमें करेक्ट ऑप्शन के तौर पर दिखाई देता है। एक बार हम पी को भी चेक कर लेते हैं। तो पी क्या है, एक अनडिजायरेबल केमिकल चेंज होना चाहिए। तो पी क्या होना चाहिए, एक अनडिजायरेबल केमिकल चेंज होना चाहिए। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास फर्दर क्या है, फिजिकल चेंज। कंडेंसेशन फर्दर क्या है, फिजिकल चेंज। सोरिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। तो सोरिंग ऑफ मिल्क और रस्टिंग ऑफ आयरन में यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, अनडिजायरेबल केमिकल चेंज है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे ऑप्शन सी will be the correct option. Thank you. For further more queries, you can visit us myclassroom.digital. Thank you very much.